हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ सिंप्लीफाइड हब। मैं हूं शैलवी। हमने पिछले लेक्चर में सीपीसी का इंट्रोडक्शन पार्ट समझा था और आज हम सीपीसी का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिटेल में समझेंगे। सेक्शन 1 हमें सीपीसी का बेसिक फ्रेमवर्क बताता है और सेक्शन 2 सीपीसी की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है और इन्हीं डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी सीपीसी में बार बार यूज़ होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इस एक्ट का नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 है। ये इनैक्ट हुआ था 21 मार्च 1908 को। चलिए अब सेक्शंस से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि दिस एक्ट में बी साइटेड एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस एक्ट का नाम होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी भी कहते हैं। अब ये एक्ट कब इन्फोर्स में आया था? 1 जनवरी 1909 में। 1 जनवरी 1909 में ये इन्फोर्स हुआ था। अब सब सेक्शन 3 को देखते हैं। जनरल रूल ये है कि सीपीसी पूरे भारत में लागू होती है, लेकिन सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के संबंध में एक स्पेशल एक्सेप्शन दिया गया है। ये भी याद रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके सीपीसी के प्रोविजंस को इन एरियाज में एक्सटेंड कर सकती है। तो सब सेक्शन 3 हमें क्या बताता है कि ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होती है, बट एक्सेप्शन क्या है इसका? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज। अब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या बोलता है, प्रोविजन क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके सीपीसी के प्रोविजन को इन एरियाज में भी एक्सटेंड कर सकती है। तो सेक्शन 1 का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि इस एक्ट का नाम होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और ये इन्फोर्स में कब आया था? 1 जनवरी 1909 को। इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। इसके एक्सेप्शन क्या है? नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन से इसको एक्सटेंड कर सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस पे। स्टूडेंट, सेक्शन 2 सीपीसी का हार्ट माना जाता है क्योंकि पूरी सीपीसी में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स इसी सेक्शन में दिए गए हैं। अगर सेक्शन 2 क्लियर हो गया तो सीपीसी के बहुत सारे प्रोविजंस ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है कोड। इसके अकॉर्डिंग इट इंक्लूड्स रूल्स। तो अगर आपसे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कोड इंक्लूड्स व्हाट, तो इट इंक्लूड्स रूल्स। इसे आसान भाषा में समझा जाए तो जब भी सीपीसी में कोड शब्द का यूज़ किया जाएगा उसका मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ही होगा और इट इंक्लूड्स रूल्स। अब हम जो डेफिनेशन देखने वाले हैं वो है डिक्री की। सबसे पहले मैं इसकी एक बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ूंगी, फिर मैं आपको इसको एक पार्ट करके डिफाइन और एक्सप्लेन करूंगी। Decree means a formal expression of an adjudication, which regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties. ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया with regard to all or any of the matters in controversy. With regard to all or any of the matter in controversy in the suit, it may be either preliminary or final. ये थर्ड हो गया। It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of the question within section 144, but shall not include, अच्छा सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन वाले जो केसेस होते हैं वो आते हैं, but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. तो ये हमने जो पढ़ा एक बेयर एक्ट लैंग्वेज है। अब मैं आपको एक सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। वो एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि सिंपल वर्ड्स में डिक्री कोर्ट का वो फॉर्मल डिसीजन होता है जो सूट में पार्टीज़ के राइट्स को फाइनली डिटरमाइन करता है। कोर्ट पहले डिस्प्यूट्स को डिसाइड करती है और फिर उस डिसीजन को ऑफिशियली रिकॉर्ड करती है। इसी ऑफिशियल एक्सप्रेशन को डिक्री कहते हैं। अब हम डिक्री के एसेंशियल्स को समझेंगे। स्टूडेंट्स, मैं डिक्री को इसीलिए इन डेप्थ समझा रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो चलिए इसके एसेंशियल्स स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला एसेंशियल जो है दैट इज एडजुडिकेशन. देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन. ठीक है. एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन मीन्स जुडिशियल डिटर्मिनेशन बाय अ कोर्ट. कोर्ट मस्ट डिसाइड द डिस्प्यूट आफ्टर अप्लाइंग इट्स माइंड. सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो है एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन से क्या होता है? कोर्ट का जो डिस्प्यूट होता है वो जुडिशियली डिसाइड करना चाहिए. लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं. से ए ने अपनी ओनरशिप, एक घर को ओनरशिप के लिए क्लेम करते हुए एक सूट फाइल किया. अब कोर्ट डिसाइड करता है कि वो घर ए को ही बिलोंग करता है. तो ये जो हुआ दिस इज एडजुडिकेशन. इसे हम एडजुडिकेशन कहते हैं. नाउ सेकेंड वन इज फॉर्मल एक्सप्रेशन. फॉर्मल एक्सप्रेशन से हम क्या समझते हैं? तो डिसीजन मस्ट बी फॉर्मली एक्सप्रेस्ड. जज का ओरली बोल देना डिक्री नहीं होता है. जब डिसीजन ऑफिशियली डिक्री शीट में रिकॉर्ड किया जाता है तब उसे डिक्री बोला जाता है. ऐसा नहीं होता है कि जो जज है वो ऑफिशियली ओरली बोल रहे हैं, अनऑफिशियली बोल रहे हैं कि लाइक हाँ इसे मैंने कंसिडर किया एज ए डिक्री. नहीं, वो डिक्री नहीं होता है. इट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन दी डिक्री शीट, तभी हम उसे डिक्री मानते हैं. ठीक है. अब डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स. थर्ड पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स. डिटर्मिनेशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज. ओके. तो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स से हम क्या समझते हैं कि जो पार्टीज की राइट्स हैं वो मस्ट डिटरमाइंड होना चाहिए. इसका एक्सप्लेनेशन ये है, कोर्ट को पार्टीज के लीगल राइट्स डिसाइड करना चाहिए. अगर राइट्स डिटरमाइंड ही नहीं है तो डिक्री भी नहीं होगी. गेटिंग माई पॉइंट? अगर राइट से डिटरमाइंड नहीं है तो डिक्री डिसाइड कैसे होगी? है ना. ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जब तक राइट्स डिसाइड नहीं होंगे तब तक डिक्री फॉर्म नहीं हो सकती. तो दिस इज द बेसिक थिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स. अब हम समझते हैं कॉन्क्लूसिवली डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है. कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स, इसका मतलब क्या होता है? तो कॉन्क्लूसिव का मतलब होता है फाइनल. कोर्ट ने डिस्प्यूट पर अपना फाइनल ओपिनियन दे दिया और उस कोर्ट के सामने उस इशू पर कुछ डिसाइड करना बाकी ना हो. दैट इज कॉन्क्लूसिवली डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स. अब हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता. डिक्री तभी होगी जब राइट्स का फाइनल डिटर्मिनेशन किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट हियरिंग डेट फिक्स किया गया है, या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का ऑर्डर आया है, या समन्स इशू करने का ऑर्डर आया है. इसमें क्या हुआ है? इन सब भी तीनों ऑप्शंस में राइट्स डिटरमाइन नहीं हुए हैं, इसीलिए ये डिक्री नहीं है. अब हम डिक्री के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. ए फाइल्स अ सूट क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ लैंड. कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ए इज द ओनर ऑफ द लैंड. अब इसमें क्या हुआ? राइट्स फाइनली डिटरमाइन हो गए, देयरफॉर दिस इज अ डिक्री. अब हम इसका ये जो फ्रेज है, so far as regard the court expressing it, so far as regard the court expressing it, इस फ्रेज का मतलब है कि जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस कोर्ट के लेवल पर मैटर फाइनली डिसाइड हो चुका है. चाहे बाद में अपील फाइल हो जाए, डिक्री का नेचर खत्म नहीं होता. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डिक्री. अब हम डिक्री के टाइप्स को देखेंगे. तो डिक्री, CPC recognizes 3 types of decree, which is preliminary, final, third is partly preliminary and partly final decree. सबसे पहले हम समझेंगे कि preliminary decree क्या होता है. प्रिलिमिनरी डिक्री में कोर्ट राइट्स डिसाइड कर देती है, लेकिन मैटर पूरी तरह खत्म नहीं होता. सूट को कंप्लीटली डिस्पोज करने के लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, पार्टीशन सूट, ए, बी एंड सी आर दी को ओनर्स. ठीक है. तो अब कोर्ट ने डिसाइड किया कि ए, बी और सी में 1/3 शेयर आएगा. ठीक है. राइट्स डिटरमाइन हो गए, लेकिन एक्चुअल पार्टीशन अभी बाकी है. देयरफॉर दिस इज अ प्रिलिमिनरी डिक्री. सो मेमोरी लाइन एक ये है, राइट्स डिसाइडेड, वर्क पेंडिंग. ओके. अब हम समझेंगे सेकेंड टाइप ऑफ डिक्री विच इज फाइनल डिक्री. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मे बी आइदर प्रिलिमिनरी हमने पढ़ ली. अब हम पढ़ेंगे फाइनल. तो फाइनल डिक्री से हम क्या समझते हैं? अ फाइनल डिक्री कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट. ये हमें ये बताता है कि जब राइट्स डिटरमाइन हो जाए और रिलीफ भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाए
तब फाइनल डिक्री पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी का एक्चुअल पार्टीशन भी हो गया, कोर्ट के सामने कुछ भी डिसाइड करना बाकी नहीं है, देयरफॉर दिस इज अ फाइनल डिक्री। इसका मेमोरी लाइन ये हम याद करने के लिए कर सकते हैं, राइट्स डिसाइडेड एंड वर्क ऑल्सो कंप्लीटेड, दिस इज अ फाइनल डिक्री। ओके, नाउ अब हम समझेंगे पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल क्या होता है। इसके एक्सप्लेनेशन में हमें दिया गया एक लाइन, लास्ट लाइन देखेंगे आप, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो इससे हम क्या समझते हैं, अ डिक्री में बी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। सो इसका एग्जाम्पल ये है, एक्सप्लेनेशन ये है, कभी कभी डिक्री का एक हिस्सा फाइनल होता है और दूसरे हिस्से के लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स बाकी होती हैं। जैसे कि कोर्ट ने कुछ राइट्स फाइनली डिसाइड कर दिए, लेकिन कुछ मैटर्स का इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोसीडिंग्स अभी भी पेंडिंग है, तो वो डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल होती है। इसका जो हम जिस चीज से याद रख सकते हैं, दैट इज सम वर्क कंप्लीटेड एंड सम वर्क पेंडिंग। तो आई होप आपको पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल भी समझ आ गया है। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से रट के जाइएगा, क्योंकि एक एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स फॉर दिस डेफिनेशन। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 डिक्री होल्डर की तरफ। सो डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन whose favor a decree has been passed। यही चीज है जो है, जिस व्यक्ति के फेवर में डिक्री पास होती है या एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर पास होता है, उसे डिक्री होल्डर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए विंस द सूट, ए बिकम्स द डिक्री होल्डर। ए ने सूट जीता और वो डिक्री होल्डर बन गया। तो सिंपल सा है ये, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड, ही और शी विल बी द डिक्री होल्डर। अब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 4 हमें बताता है डिस्ट्रिक्ट। District means the local limits of jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction। सिंपल शब्दों में डिस्ट्रिक्ट का मतलब जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट से है जिसके अंदर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है, विच मीन्स प्रिंसिपल सिविल कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो लेट्स फॉरवर्ड। अब 5th पॉइंट पे आते हैं, विच इज फॉरेन कोर्ट। Foreign court means a court situated outside India and not established or continued by the authority of the central government। For example, UK कोर्ट, USA कोर्ट, इंडिया के बाहर जितने भी कोर्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, उन्हें हम फॉरेन कोर्ट कहलाते हैं। वो सारे कोर्ट्स होते हैं फॉरेन कोर्ट, ठीक है, जो इंडिया के बाहर है, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज नहीं करती, इस्टेब्लिश नहीं किया है उन्होंने, दैट इज फॉरेन कोर्ट। ओके, अब हम देखेंगे फॉरेन जजमेंट क्या होता है। ठीक है, फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। ओके, अ जजमेंट पास्ड बाय अ यूके कोर्ट, दैट इज अ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट फॉरेन जजमेंट कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीपीसी की फाउंडेशन को और मजबूत किया। सेक्शन 1 से हमें सीपीसी का बेसिक फ्रेमवर्क समझ आया और सेक्शन 2 से हमने कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स को डिटेल में समझा। इन कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आएगी। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 2 के रिमेनिंग डेफिनेशंस और सेक्शन 3 से 8 तक का प्रोविजंस को समझेंगे। So students, keep learning, keep growing and keep simplifying law. See you in the next class. और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो उस लेक्चर से, आपको कुछ गेन किया हो, तो इसे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मैं आगे और वीडियोज़ ऐसे ही बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।